नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात कर रहे हैं बॉलीवुड की फिल्मों में कॉपी पेस्ट की। और हाल में ही जब पठान मूवी आई तो इस कॉपी पेस्ट की चर्चा और तेज हो गई। चर्चा और तेज इसलिए हुई क्योंकि जब से इसका पोस्टर रिलीज हुआ है उसी वक्त से लोगों ने बीस्ट नाम की एक फिल्म का पोस्टर निकाला और उससे तुलना करके ये दिखाया कि कैसे बॉलीवुड पोस्टर तक अपना खुद का नहीं बना सकता, कहीं ना कहीं से उसे कॉपी पेस्ट मार लेता है। तो विदेशों की फिल्मों से ये जो कॉपी पेस्ट का तरीका है ये कोई नया नहीं है, ये काफी पुराना है। एक पूरा 90 के दशक के आसपास का दौर ही रहा है जिस वक्त सारे के सारे गाने, सारी की सारी जो कहानियां थी, जो दृश्य थे, उनको कॉपी किया जाता था। और उस दौर में भारत में लोग विदेशी फिल्में उतनी ज्यादा देखते नहीं थे, इसीलिए पहचान पाना कि कौन सा दृश्य किस फिल्म का या कहां से कॉपी किया गया है ये थोड़ा सा मुश्किल होता था। अब इंटरनेट का दौर आ जाने के बाद, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के आ जाने के बाद, और विशेषकर जब कोरोना काल में लोग ओटीटी पर और दूसरे माध्यमों से विदेशी फिल्में भी देखने लगे, तब कई लोग पहचानने लगे हैं कि कौन सा फिल्म किस जगह से कहानी अपनी लेता है, कहां से अपना म्यूजिक चुरा रहा है, कहां से अपने दृश्य या अपना पोस्टर चुरा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई आज शुरू हुआ है। इस तरह का जो इंस्पिरेशन होता है, इस तरह की जो प्रेरणा होती है, वो काफी लंबे समय से भारतीय फिल्मों में लोग ले रहे हैं। अब छोटे मोटे लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए, एक बड़ी मशहूर सी फिल्म आई थी पड़ोसन। 1968 में आई इस पड़ोसन नाम की फिल्म का एक गाना भी बड़ा मशहूर था। इसमें खिड़की पर बैठे हुए सुनील दत्त गाना गाते दिखते हैं, एक चतुर नार करके श्रृंगार। और असल में वो गाना गा नहीं रहे होते, वहां खिड़की के पीछे छिपकर किशोर कुमार बैठे होते हैं जो कि ये गाना गा रहे होते हैं। और ऐसा लगता है होठों के हिलने से नायिका को, जो कि दूसरे छत पर पड़ोस में रहती थी, वो ये समझ रही होती है कि गाना यही गा रहे होते हैं और उधर से महमूद उनका मुकाबला कर रहे होते हैं। और दोनों में संगीत का जो ये मुकाबला होता है ये काफी प्रसिद्ध सा गाना है। ये गाना आपने जरूर देख रखा होगा। तो अब इस गाने में अगर नकल की बात की जाए तो भैया इसको तो गाने वाले भी मन्ना डे और किशोर कुमार जैसे लोग थे, इन्होंने नकल की होगी क्या? संगीत आर.डी. बर्मन का था, उन्होंने की होगी। तो भाई ऐसा है कि इस गाने को एक जगह से नहीं बल्कि 3 जगह से नकल करके एक गाना बनाया गया था। तो इस गाने में नकल का जो सबसे पहला हिस्सा था वो इसके अंतरे में था। एक चतुर नार करके श्रृंगार वाला जो हिस्सा है वो ज्ञान मुखर्जी की झूला नाम की एक फिल्म से आता है। 1941 में आई इस फिल्म में अशोक कुमार मुख्य भूमिका में थे और अपने बड़े भाई के गाए हुए उन्होंने फिल्म में अदाकारी भी की थी और खुद ही ये वाला गाना भी गाया था। इस फिल्म में गाने का जो दृश्य है वो आप देख सकते हैं। एक चतुर नार कर कर श्रृंगार, एक चतुर नार कर कर श्रृंगार, ठाड़े अपने द्वार जिया निक सुजात, एक पलक मार हंस मोरा मन लीनो, ऐसी चतुर नार कर कर श्रृंगार। एक चंद्र किरण चंदा सिबरन, मैं तो आया हूँ सनद तोरे नेक नजर, एक पलक मार हंस मोरा मन लीनो, ऐसी चतुर नार कर कर श्रृंगार, एक चतुर नार कर कर श्रृंगार। चतुर नार कर कर श्रृंगार, चतुर नार कर कर श्रृंगार, ठाड़े अपने द्वार जिया निक सुजात, कुमार हंस मोरा मन लीनो, चतुर नार कर कर श्रृंगार, एक चंद्र किरण चंदा सिबरन, मैं तो आया हूँ सनद तोरे नेक नजर, पलक मार हंस मोरा मन लीनो, चतुर नार कर कर श्रृंगार, एक चतुर नार कर कर श्रृंगार, ठाड़े अपने द्वार जिया निक सुजात, पलक मार हंस मोरा मन लीनो, ऐसी चतुर नार कर कर श्रृंगार, एक चतुर नार कर। तो
ये जो दृश्य है और ये गाना जो है, इस गाने का हिस्सा सुन के आपने समझ लिया होगा कि पूरी तरह से ये जो गाने का शुरुआती हिस्सा है पूरा का पूरा कॉपी करके इस गाने में इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ये इकलौता हिस्सा नहीं है जो कि कॉपी किया गया है। हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि और कौन सा हिस्सा कॉपी किया गया है। तो इससे थोड़ा पहले जयंत देसाई की संत तुलसीदास नाम की फिल्म आई थी। यह फिल्म आई थी 1939 में और इस गाने में बन चलत राम रघुराई ये वाला हिस्सा आता था गाने का। और इस गाने को जिस शैली में गाया गया है उसी शैली में जारे देखी तेरी चतुराई वाला हिस्सा जो होता है वो गाया गया है। ये फिल्म में आप जब ये गाना देखेंगे या कभी भी आप ये गाना सुनेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा। बन चले राम रघुराए, बन चले राम रघुराए, बन चले राम रघुराए, और संग जान के मारे, और संग जान के मारे, लक्ष्मण जैसा भारे, बन चले राम रघुराए, बन चले राम रघुराए, बन चले राम रघुराए। शाहिद लतीफ की 1948 में एक फिल्म आई थी जिद्दी। उसमें जो गाना गाया गया था उस गाने के बोल थे चंदा रे जा रे, कुछ इसी शैली में। मोरा तुम बिन जिया ना लगे रे पिया, मोरा तुम बिन जिया ना लगे रे पिया, मुझे एक पल चैन आए। चंदा रे जा रे पिया से संदेशा मोरा कहियो जाए। चंदा रे जा रे कुछ इसी शैली में काला रे जा रे आपको इस फिल्म के गाने यानी पड़ोसन के गाने में सुनाई दे जाएगा। इस हिस्से को भी आप देख सकते हैं। जा रे खागा का क्यों शोर मचाए, उस नारी का दासन बन जो राह चलत को राह बुलाए। काला रे जा रे। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि फिल्मों में कॉपी पेस्ट या जिसको कहते हैं इंस्पिरेशन या प्रेरणा लेना कैसे इस्तेमाल होता है। इसके पीछे एक कारण और भी होता है। होता क्या है कई बार कि जो आप किताबें लिख रहे होते हैं उसमें आपके पास फुटनोट की जगह होती है, उसमें आपके पास पीछे बिब्लियोग्राफी की जगह होती है और वहां पर आसानी से जब आप किताब का नाम लिखते हैं तो जो पाठक होता है वो तुरंत देख सकता है कि ये वाला हिस्सा जो है ये यहां से लिया गया या ये वाला हिस्सा जो है इसके बारे में विस्तार से बिब्लियोग्राफी में दी गई किसी किताब में जिक्र आता है। तो ये सारी चीजें वो पढ़कर देख सकता है। लेकिन फिल्मों में ऐसा होता नहीं। फिल्मों में जो क्रेडिट का सीन होता है, जो फिल्म शुरू होते वक्त या फिल्म खत्म होने पर दिखाया भी जाता है, तो भाई होता क्या है, फिल्मों में जब क्रेडिट का सीन दिखाया जा रहा होता है शुरू में, उस वक्त लोग सिनेमा घर में आकर बैठ ही रहे होते हैं और जब वो क्रेडिट का सीन आखिरी वाला चल रहा होता है तो उस समय लोग सिनेमा घर से उठकर बाहर निकलना शुरू कर चुके होते हैं। तो कोई देखता ही नहीं कि कहां पर कब किसने क्या कॉपी किया था या क्या इंस्पिरेशन लिया था। तो इसकी वजह से दिक्कत होती है। अगर कानूनों की बात करें तो कानून कहते हैं कि अगर किसी लेखक की मौत को 50 वर्ष या उससे अधिक हो चुके हों तो उसका कॉपीराइट क्लेम खत्म हो जाता है। जो बौद्धिक संपदा है उसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। इसकी वजह से क्या होता है, कुछ साल पहले आपने नोटिस किया होगा शायद कि 2010, 2005 ऐसे दौर में अगर आप देखेंगे
तो प्रेमचंद की लिखी किताबें एक ही प्रकाशन से आती थी। करीब करीब 2013 के दौर के आसपास आप देखेंगे, आज से 10 साल पहले, कि कई प्रकाशनों ने प्रेमचंद की किताबें छापनी शुरू कर दी। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि करीब करीब उसी दौर में प्रेमचंद को गुजरे हुए 50 वर्ष हुए थे। तो जब 50 वर्ष पूरे हो गए, कॉपीराइट एक्ट की बंदिशें जो थी वो खत्म हो गई, तो सारे प्रकाशक उसे छापने लगे। पहले हर प्रकाशक नहीं छाप सकता था, क्योंकि एक प्रकाशक के पास कॉपीराइट एक्ट की वजह से यह अधिकार बचा हुआ होता था। सोशल मीडिया पर अगर देखेंगे तो सोशल मीडिया पर भी एक बड़ी बहस का मुद्दा होता है। अक्सर लोग पूरी पोस्ट कॉपी कर लेने पर या पोस्ट का कोई हिस्सा कॉपी कर लेने पर शिकायत करते हुए नजर आ जाते हैं। फेसबुक या ऐसी पोस्ट से कॉपी करके किसी और के नाम से अखबारों में छाप देने की घटना भी काफी होती है, जो कि बहुत ही गलत हरकत है। कम से कम भाई, जिस आदमी का लिखा हुआ है उसका नाम तो दीजिए, आप अखबारों में छाप रहे हैं। तो जब तक सोशल मीडिया पर है तब तक वो मुफ्त की जानकारी थी और सभी लोग उससे प्रशंसा से ज्यादा कुछ खास पा नहीं रहे होते हैं। तो आप उस समय अगर इग्नोर भी कर देते हैं कॉपीराइट के कानूनों को, बौद्धिक संपदा के मामले को, तो चलता है। लेकिन अखबारों में छापते वक्त तो आपको कम से कम ध्यान रखना चाहिए कि किसी और का लिखा किसी और के नाम से न छाप दिया जाए। खैर, अब हम लोग आते हैं फिर से एक बार कानूनों के मुद्दे पर। तो एक बार आपको खुद भी सोचना पड़ेगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग भारतीय होने के नाते, और अभी जैसा कि हमारे प्रधान सेवक महोदय भी गांधी जी की बातें बहुत करते हैं, उनके बारे में अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गांधी कॉपीराइट एक्ट को मानते ही नहीं थे। वो मानते थे कि ज्ञान पर सबका अधिकार है, इसीलिए कॉपीराइट एक्ट जैसा कोई कानून तो होना ही नहीं चाहिए। कई गांधीवादी भी जो हैं वो कॉपीराइट एक्ट को नहीं मानते थे और रॉयल्टी या जिसको कहते हैं आप बौद्धिक संपदा के मामले को सुनने से इनकार कर देते थे। जैसे अनुपम मिश्र जी अभी हाल में जो गुजरे हैं, वो कॉपीराइट एक्ट या कॉपीराइट कानूनों को मानने में कोई विश्वास नहीं रखते थे। वो मशहूर गांधीवादी थे, तो जाहिर सी बात है कि किसी गांधीवादी सिद्धांत को अगर उन्होंने मान रखा था या अपना रखा था तो कोई अनोखी बात नहीं होती। हाँ, ये जरूर होता है कि कॉपीराइट एक्ट को नहीं मानने से, रॉयल्टी नहीं देने से या ऐसी बातों से उनकी किताबों का मूल्य कम हो गया हो, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं लगता। नेशनल बुक ट्रस्ट से अगर आप देखेंगे तो एनबीटी से आज भी खरे हैं तालाब काफी कम कीमत पर छपती है। दूसरे जो कई निजी प्रकाशन हैं उनसे अगर आप देखेंगे तो यही किताब काफी अधिक मूल्य पर छपती है, जबकि रॉयल्टी दोनों में से कोई दे रहा होता है, ऐसा मुझे नहीं लगता। खैर, तो ये रॉयल्टी का मुद्दा था, कॉपीराइट का मुद्दा था। और कॉपीराइट एक्ट गांधी जी नहीं मानते थे, ये भी एक ध्यान रखने लायक चीज है। आपको कॉपीराइट एक्ट का क्या करना है वो आप सोचिए। फिलहाल जहां तक फिल्मों का और बॉलीवुड का सवाल है, तो वो कॉपी करने का जो उनका तरीका रहा है वो काफी पुराना उसका इतिहास जाता है। ऐसा नहीं है कि पहली बार किया गया है। जहां तक इस किस्म की जानकारी का सवाल है, तो ये जानकारी हम भी खुद से पैदा करके तो लाए नहीं, हमने भी कहीं से पढ़ा होगा, तो वो हम बता देते हैं आपको। जहां तक इस जानकारी का सवाल है, तो ये जानकारी भी हमारे पास किसी जादू से नहीं आई। ये जानकारी हम खुद भी किसी किताब को पढ़कर वहां से लेकर के आए हैं। बालाजी विट्ठल और अनिरुद्ध भट्टाचार्य ने आर.डी. बर्मन पर एक किताब लिखी थी। आर.डी. बर्मन द मैन द म्यूजिक नाम की इस किताब को हार्पर कॉलिंस ने छापा है। और उस किताब में अगर आप पढ़ेंगे तो पड़ोसन फिल्म के बारे में और पड़ोसन फिल्म के इस गाने के बारे में आपको पता चलेगा कि ऐसा ही हुआ था। 3 अलग अलग गानों को इम्प्रोवाइज करके एक गाना बनाया गया था और फिर ये गाना आप फिल्मों में देख पाए और आज भी पसंद करते हैं। तो कॉपी पेस्ट हमारे बॉलीवुड में कैसे काम करता है, इसके बारे में ये हमारी आज की चर्चा थी। कॉपीराइट का क्या करना है ये आप तय कीजिए। गांधी जी को मानना है या नहीं मानना, ये तो आपकी मर्जी है ना। फिलहाल इजाजत दीजिए, किसी और कहानी के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।